नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश के शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने अजमेर के चौहान शासक अजयराज चौहान के बारे में समस्त बातें जान ली थी। उसके बाद में आज हम चौहान वंश के जो अगले शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चौहान वंश, तो चौहान वंश में जो अगले राजा होंगे उनका नाम है अर्णोराज। क्या नाम है? अर्णोराज, जिनको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, अर्णोराज या आनाजी। और इनका शासनकाल 1133 से लेकर 1150 ईस्वी तक। अर्णोराज या आनाजी, एक ही व्यक्ति के आपको दो नाम मिलेंगे। चौहान वंश के अजयराज चौहान के पश्चात जो अगले राजा बने हैं अर्णोराज, आनाजी, इनके शासनकाल की जो प्रथम बात यह है कि 1134 ईस्वी में चालुक्य शासक गुजरात के थे। नाम था सिद्धराज जयसिंह। इनको चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह को इन्होंने क्या कर दिया? हराया। ठीक है। और इनकी जो पुत्री का नाम था कांचन देवी। इससे क्या किया? विवाह। यानी राज्य की सीमा के विस्तार को लेकर 1134 ईस्वी में चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के साथ में इनका युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में अर्णोराज ने किसको पराजित कर दिया? सिद्धराज जयसिंह को पराजित कर दिया और इनकी पुत्री कांचन देवी से क्या किया? विवाह किया। उसके बाद में आगे बात आती है 1145 ईस्वी में, यानी एक जयसिंह सूरी की रचना है प्रबंध कोश। जयसिंह सूरी के प्रबंध कोश यानी रचना है। उसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अर्णोराज की जो पत्नी थी, अर्णोराज की पत्नी से हास्य विनोद, यानी एक तरह से कहने का मतलब हंसी मजाक, कोई छींटा कसी चालुक्यों ने की। किन्होंने की? चालुक्यों ने। जयसिंह सूरी के प्रबंध कोश जो ग्रंथ है उसमें इस बात की सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है कि अर्णोराज की पत्नी से हास्य विनोद के कारण चालुक्यों में और चौहान में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। चौहान यहाँ कौन है? अर्णोराज। ठीक है, कि अर्णोराज की पत्नी से हंसी मजाक, हास्य विनोद या छींटा कसी वगैरह कह सकते हैं, चालुक्यों ने की। इस बात से नाराज हो गया अर्णोराज और उसके बाद में इनके बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और 1145 ईस्वी में चालुक्य शासक कौन था? कुमारपाल ने आबू के निकट या आबू के युद्ध में किसको हराया? अर्णोराज को हराया। तो अर्णोराज यानी आनाजी किससे हार गया? कुमारपाल से। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी चालुक्य कुमारपाल से पराजित हो गया अर्णोराज। कब? 1145 ईस्वी में। उसके बाद में अर्णोराज के बारे में अगली जो बात आती है, इसकी जो दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान कौन थे? तो दरबारी विद्वान देवबोध और इसके अलावा एक का नाम था धर्मघोष यानी जैन मुनि थे। आगे जाकर जो विग्रहराज चतुर्थ शासक होंगे वो इनके कहने पर पशु हत्या पर क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे। तो दरबारी विद्वान देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में रहते थे? आनाजी, अर्णोराज के दरबार में रहते थे। उसके बाद में आगे बात आती है आनाजी के बारे में
1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में अजमेर में अन्ना सागर झील, अजमेर में इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अन्ना सागर अपने नाम से ही अन्ना सागर झील का क्या करवाया? निर्माण। यानी बिजोलिया शिलालेख में इसकी जो तिथि मिलती है वो 1133 से 1137 मिलती है कि 1133 से 1137 के मध्य अन्ना जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था अजमेर में। और जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की रचना, उसमें इसकी जो तिथि मिलती है 1135 से 1137 मिलती है। तो यहाँ पर आप तिथि ध्यान रखेंगे 1137, क्योंकि सभी में लगभग 1137 आ रहा है, तो हम 1137 ही ध्यान रखें। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। और ये नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य, ठीक है, नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य है कौन सी झील? अन्ना सागर झील। और अन्ना सागर झील का जो निर्माण करवाया वो चंद्रा नदी के जल को रोककर, पानी को रोककर, क्योंकि एक बार तुर्कों का आक्रमण हुआ किसके ऊपर? अन्ना जी के ऊपर। तो तुर्कों को इन दो पहाड़ों के बीच में, कहने का मतलब घेर लिया किसने? अन्ना जी ने, नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य, और दोनों के बीच में ले लिया। तो कहने का मतलब तुर्क इसके बीच में आ गए, घिर गए, और उनके ऊपर फिर आक्रमण कर दिया किसने? अन्ना जी ने। भयंकर मारकाट की, और मारकाट करने के पश्चात अधिकतर तुर्कों का संहार कर दिया, उनको मार दिया। तो उनके जो, कहने का मतलब यहाँ पर उनके शरीर से खून अत्यधिक मात्रा में निकला, उनके शरीर से मांस के लोथड़े वगैरह वहीं पर जमा हो गए, दुर्गंध आने लगी। और दुर्गंध को दूर करने के लिए, यानी तुर्कों के संहार से खून से जो सनी धरती थी उसको साफ करने के लिए इन्होंने फिर चंद्रा नदी के पानी को रोका, और दोनों पहाड़ों के मध्य इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, तो चंद्रा नदी के पानी को रोककर आप ध्यान रख लेंगे, तुर्कों के संहार से रक्त से जो सनी धरती थी को साफ करने के लिए इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तो अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसी अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने एक बाग बनवाया, उसका नाम था दौलत बाग। कौन सा बाग बनवाया? दौलत बाग। जहांगीर ने कौन सा बाग बनवाया? दौलत बाग बनवाया। इस दौलत बाग के नाम आपको सुभाष उद्यान भी मिलेगा, सुभाष उद्यान, शाही बाग कह सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, तीनों ध्यान में रहने चाहिए। अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने कौन सा बाग बनवाया? दौलत बाग, सुभाष उद्यान, शाही बाग बनवाया। और इसी दौलत बाग में जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, क्या नाम था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने, किसने? अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का क्या किया? आविष्कार किया, यानी खोज की। ये बात भी ध्यान रह जाएगी। अन्ना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष उद्यान या शाही बाग बनवाया, और उसी दौलत बाग, सुभाष उद्यान या शाही बाग में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था।
ठीक है। और उसके बाद में एक विशेष बात और है, इसी आना सागर झील यानी इसी दौलत बाग या शाही बाग या सुभाष उद्यान के पास में शाहजहां ने, किसने, शाहजहां ने, मुगल सम्राट शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारहदरी बैठने का स्थान है का निर्माण करवाया। संगमरमर की 5 बारहदरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? शाहजहां ने करवाया। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए इतिहास में कौन सी झील? आना सागर झील, ठीक है। और आगे जाकर फिर जो आना जी है इसका शासनकाल किस प्रकार से पूरा होगा देखिए। 1150 ईस्वी में आना जी की हत्या, इसके बड़े पुत्र नाम था जगदेव, ने कर दी। इस कारण से इतिहास में जो जगदेव है वो किस नाम से जाना गया? चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता कहने का मतलब इन्होंने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो एक बार पुनः रिपीट कर लीजिएगा। अर्णोराज यानी आनाजी चौहान शासक, चौहान वंश के जो शासक हैं अर्णोराज आनाजी, इनके शासनकाल के बारे में 1133 से 1150 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहेगा। 1134 ईस्वी में चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह को इन्होंने पराजित किया आनाजी ने, और इनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह कर लिया। यानी साम्राज्य के विस्तार को लेकर इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। जयसिंह सूरी के प्रबंध कोश में इस बात की जानकारी मिलती है कि अर्णोराज की पत्नी से हास्य विनोद हुआ चालुक्यों का, और इस कारण चालुक्य और चौहानों में संघर्ष हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि 1145 ईस्वी में चालुक्य कुमारपाल ने आबू के निकट अर्णोराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अर्णोराज के दरबारी विद्वान देवभोद और धर्मघोष थे। 1137 ईस्वी में अजमेर में इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। किन्होंने? आनाजी ने। चंद्रा नदी के जल को रोककर तुर्कों के संहार से रक्त से सनी धरती को साफ करने के उद्देश्य से इन्होंने किया आना सागर झील का निर्माण, और ये आना सागर झील नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। अब आगे देखिए, इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, सुभाष उद्यान, शाही बाग बनवाया, और जहां नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारहदरियों का यहाँ पर निर्माण करवाया, और 1150 ईस्वी में आनाजी की हत्या इनके बड़े पुत्र जगदेव ने कर दी, जो चौहानों में क्या कहलाया? पितृहंता कहलाया। कौन? जगदेव। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे विग्रहराज चतुर्थ। कौन बनेंगे? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। आगे जो शासक आएंगे उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, या इनको इतिहास में बिसल देव किस नाम से जाना जाता है? बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और इनका शासनकाल होगा 1153 से लेकर 1163 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहानों के अगले क्या होंगे? शासक होंगे। अब देखिए, जब विग्रहराज का शासन था तो इनके बारे में प्रमुख जो बात आती है, कला और साहित्य की दृष्टि से, कला और साहित्य की दृष्टि से इनका जो शासनकाल, कला साहित्य की दृष्टि से इनका जो शासनकाल है चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। किस शासक का काल चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है? तो जरूर ध्यान रखेंगे विग्रहराज
चतुर्थ का, जिनके पास में उपाधि या दूसरा नाम कह सकते हैं बिसलदेव। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ की जो अगली बात आती है वो ये आती है कि इन्होंने गजनी के शासक नाम था खुसरू शाह। इनके नाम आपको अमीर, हमीर, एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग नाम मिलते हैं। गजनी का शासक खुसरू शाह, अमीर, हमीर, जो चाहे ध्यान में रख लें। इसको पराजित करके गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। गजनी शासन से क्या दिलाई? मुक्ति। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। कला साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल चौहानों का कहलाता है। इसका काल गजनी के शासक खुसरू शाह है, अमीर या हमीर एक ही नाम है, उसको पराजित किया और गजनी शासन से क्या दिलाई? मुक्ति दिलाई। और बिजोलिया शिलालेख में इस बात की जानकारी भी मिलती है कि इन्होंने दिल्ली, इसका नाम ढिल्ली का भी मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में इसका नाम क्या मिलता है? ढिल्ली का, या योगिनीपुरम भी कह सकते हैं। योगिनीपुरम यहाँ तोमर शासक था। तोमर शासक तंवर को हराया। तंवर को क्या किया? हराया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। यानी दिल्ली का या योगिनीपुरम के तोमर शासक तंवर को हराया। तो कौन सा चौहान शासक जिसने पहली बार दिल्ली पर विजय प्राप्त की? तो ध्यान रखेंगे विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर क्या की? विजय, या दिल्ली पर विजय या दिल्ली का शासन किया। किस चौहान शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली का शासन किया, दिल्ली पर विजय प्राप्त की? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है। उसके बाद में यहीं पर यह जानकारी मिलती है कि 1163 में दिल्ली में शिवालेख स्तंभलेख का निर्माण करवाया। और इसी शिवालेख स्तंभलेख में इसे विष्णु का अवतार कहा गया है। विष्णु का क्या कहा गया है? अवतार। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखेंगे निश्चित। ढिल्ली का योगिनीपुरम में तोमर शासक तंवर को हराया। इस बात की पुष्टि होती है कहाँ पर? तो ये बिजोलिया शिलालेख में। कहाँ पर होती है? बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में इस बात की पुष्टि होती है। और पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली का शासन किया, दिल्ली पर विजय प्राप्त की, 1163 में दिल्ली में शिवालिक स्तंभलेख का निर्माण करवाया, जिसमें इसको विष्णु का अवतार कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन सी हैं? परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज की उपाधि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किस चौहान शासक को प्राप्त हुई? तो विग्रहराज चतुर्थ को। और इसके अलावा इसके पास में एक उपाधि और थी, कवि बांधव या कट्टी बांधव भी कहीं कहीं पर ये जानकारी मिलती है। कट्टी बांधव ये किसने कहा? तो ये जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव या कट्टी बांधव की उपाधि दी है। क्यों दी है? इसका अर्थ होता है विद्वानों का आश्रयदाता। विद्वानों का क्या है? आश्रयदाता। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसको कवि बांधव या कट्टी बांधव की उपाधि किस विद्वान ने दी? जयानक भट्ट ने दी। इसके बाद में इसकी और जानकारियां इतिहास में मिलती हैं कि इन्होंने
चालुक्य कुमारपाल को हराकर, चालुक्य कुमारपाल को पराजित किया। इसके अलावा इनके बारे में अगली जो बात आती है, इन्होंने हांसी पर विजय प्राप्त की, हांसी पर विजय प्राप्त की। और एक और जो जानकारी मिलती है, बदानक जो क्षेत्र है ना भरतपुर और मथुरा के आसपास का, बदानक के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां हैं किसके बारे में, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे इनके बारे में जो अगली बात आती है वो ये आती है कि 1153 में अजमेर में 1153 में अजमेर में इन्होंने एक पाठशाला खुलवाई, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला स्थापित की। कंठाभरण संस्कृत पाठशाला किस चौहान शासक ने अजमेर में स्थापित की 1153 ईस्वी में? तो विग्रहराज चतुर्थ ने, बिसलदेव ने। और इसी कंठाभरण संस्कृत पाठशाला को 1194 में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया, तुड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। यहाँ एक मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, 1153 में अजमेर में कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया, जिसको 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक वो तोड़वा देगा और उसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवा देगा। और ये जो मस्जिद है ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, 16 खंभों का महल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की प्रथम मस्जिद। राजस्थान की प्रथम मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद यही है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और इसका जो डिजाइनर है, डिजाइनर अब्बू बकर है, अब्बू बकर। और इस अढ़ाई दिन का झोंपड़ा को 16 खंभों का महल कहा जाता है, 16 खंभों का महल। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, इतिहासकार जॉन मार्शल कहता है कि इसका निर्माण अढ़ाई दिन में हुआ, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। जबकि ये बात सही प्रतीत नहीं होती है। पर्सी ब्राउन नामक एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसके पास में पंजाब की शाह पीर का अढ़ाई दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स लगने के कारण इसका जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ऐसा मानता है इतिहासकार पर्सी ब्राउन, और अधिकतर इतिहासकार इस बात से क्या है? सहमत है। ठीक है, तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका डिजाइनर कौन था? अबू बकर। इसे 16 खंभों का महल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पहली जो मस्जिद है वो भी कौन सी है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और पर्सी ब्राउन ने कहा है कि पंजाब के शाह पीर का अढ़ाई दिन का उर्स लगने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? अढ़ाई दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। जो राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं, राजस्थान के इतिहास के जो जनक हुए हैं कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने कहा है कि
हिंदू स्थापत्य कला का सबसे प्राचीनतम और परिष्कृत जो नमूना है वो क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीनतम और सुरक्षित इमारत और कहीं पर नहीं देखी। किसके बारे में कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा के बारे में कहते हैं। उसके बाद में आगे और बात आती है, इनके कुछ दरबारी विद्वान थे, विग्रहराज के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो एक था सोमदेव, एक था नरपति नाल है। सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज ग्रंथ। किसने लिखा? सोमदेव ने ललित विग्रहराज। और नरपति नाल ने बिसलदेव रासो। क्या लिखा? बिसलदेव रासो लिखा। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। सोमदेव ने जो रचना लिखी है ललित विग्रहराज, इस ललित विग्रहराज रचना में इस बात की जानकारी मिलती है कि इस ललित विग्रहराज नामक जो नाटक है, इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर जो सरस्वती मंदिर है उसकी दीवारों पर आज भी लिखी हुई है। ये जानकारी मिलती है कहाँ से? ललित विग्रहराज से। और ललित विग्रहराज जो ग्रंथ है, इसमें विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की एक राजकुमारी थी, देसल देवी उसका नाम था, उसके और विग्रहराज के मध्य जो प्रेम संबंध है उसका उल्लेख या वर्णन मिलता है। कौन से ग्रंथ में? ललित विग्रहराज ग्रंथ में। और एक जो दरबारी विद्वान हुए हैं, नाम है उनका नरपति नाल है। नरपति नाल है की रचना बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये जानकारी मिलती है कि परमार राजा जो भोज था उसकी पुत्री थी राजमती, उसके और विग्रहराज के प्रेम संबंधों और खानदेश जो उड़ीसा में पड़ता है उसमें विग्रहराज की जो विजय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोनों रचनाएं आप ध्यान रखेंगे, दोनों विद्वानों के बारे में ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में आगे ये बात आती है कि विग्रहराज ने स्वयं संस्कृत में एक नाटक लिखा, हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली। विग्रहराज ने हरिकेली नामक क्या लिखा? एक नाटक लिखा संस्कृत में। और इस हरिकेली नाटक में हमें जो जानकारी मिलती है वो किस बात की? महाभारत काल में अर्जुन और शिव के मध्य जो संवाद हुआ उसका वर्णन किस नाटक में मिलता है? तो ये हरिकेली नामक नाटक में मिलता है। और ये जो हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है ये किसको देखकर लिखा है? तो भारवी की किराता जूनियम। भारवी की जो रचना है कौन सी? किराता जूनियम। भारवी की किराता जूनियम को देखकर ही, उससे प्रेरित होकर ही इन्होंने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली नाटक लिखा है। किन्होंने? विग्रहराज चतुर्थ ने। कहने का मतलब एक तरह से अनुकरण प्रस्तुत किया भारवी ने अपनी रचना किराता जूनियम में, जिसको देखकर ही विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा है। और जो हरिकेली नाटक है इसका आधा भाग तो कहाँ पर? आधा भाग आजकल जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये ध्यान रख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों की दीवारों पर, 2.5 दिन के झोंपड़े की जो सीढ़ियां हैं उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण है। आधा भाग तो यहाँ पर है और इस
हरिकेली नाटक का जो आधा भाग है, आधा भाग ब्रिस्टल लंदन में, ब्रिस्टल ये कहाँ पड़ता है, तो ये लंदन में। यहाँ पर एक स्मारक है, हमारे एक सामाजिक सुधारक हुए हैं भारतवर्ष के महान राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। ठीक है, आधा भाग तो 2.5 दिन की झोपड़े की सीढ़ियों की दीवारों पर उत्कीर्ण है और आधा भाग ब्रिस्टल लंदन में जो राजा राम मोहन राय का स्मारक है उसके ऊपर लिखा गया है, लगाया गया है हरिकेली नाटक का। तो ये बातें आपके जहन में रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे बात आती है, इन्होंने जैन मुनि धर्मघोष के कहने पर किसके ऊपर, पशु हत्या पर रोक लगाई। विग्रहराज ने क्या किया, जो दरबारी था इसका जैन मुनि धर्मघोष, उसके कहने पर पशु हत्या पर इन्होंने क्या लगाई, रोक लगा दी थी। ठीक है, और दिल्ली के ऊपर अधिकार करने वाला पहला शासक हो ही गया, क्या नाम है, विग्रहराज चतुर्थ। और इन्होंने अजमेर में बिसलसर झील का निर्माण करवाया, बिसलसर झील का क्या करवाया, निर्माण। ठीक है, और 1163 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में इनका जो भाई था एप्रागांगे, वो क्या बना, शासक बना। ठीक है, और उसके कुछ समय बाद में पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना, यानी इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बना, इसका भाई था एप्रागांगे शासक बना। और इसके बाद में शासक बनेगा कौन, पृथ्वीराज द्वितीय। 1164 से लेकर 1169, कोई विशेष उपलब्धियां इसके शासनकाल के बारे में पता नहीं होती हैं इतिहास में हमें, और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है यही मिलती है कि इन्होंने हांसी पर विजय प्राप्त की और वहाँ का जो प्रशासन था इन्होंने अपने मामा किल्हण को दे दिया था, जो गुहिल वंश का था। उसके बाद में इनके बारे में ये जानकारी मिलती है पृथ्वीराज द्वितीय की 1169 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में जो चौहान साम्राज्य में जो सामंत हुआ करते थे उन्होंने जो आनाजी का अर्णोराज का पुत्र था सोमेश्वर चौहान, उसको क्या बना दिया, फिर अजमेर का शासक बना दिया। कब, 1169 में। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ किसके बारे में जो जानकारी हम पढ़ रहे थे, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आया विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव के नाम से जाने जाते थे। 1153 से 1163 ईस्वी इनका शासनकाल रहेगा। कला और साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है इनका काल। और इन्होंने गजनी के शासक खुसरू शाह यानी अमीर, जिनका नाम हमीर भी इतिहास में मिलता है, इनको पराजित किया और राजस्थान के जो शासक थे उनको गजनी शासन से मुक्ति दिलाई। दिल्ली, ढिल्लिका, योगिनीपुरम, ये जो शब्द मिलते हैं ढिल्लिका वगैरह, ये हमें बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर जो तोमर शासक था उसका अधिकार था। तोमर शासक तंवर को पराजित कर दिया किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने, और दिल्ली पर विजय प्राप्त की। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला जो शासक था चौहान शासक, वो विग्रहराज चतुर्थ ही था। 1163 में दिल्ली में शिवालिक स्तंभलेख का निर्माण करवाया, जिसमें इसको विष्णु का अवतार कहा गया है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में इसकी जो उपाधियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। अन्य उपाधि है कवि बांधव, कटी बांधव, उसके बारे में उल्लेख करता है जयानक भट्ट। कहता है कि ये विद्वानों का आश्रयदाता था, इसके दरबार में विभिन्न विद्वान रहते थे, जिसके कारण ये कवि बांधव कहलाता है।
चालुक्य कुमारपाल को इसने क्या किया, पराजित कर दिया। और उसके बाद में हाँसी पर विजय प्राप्त की। भदानक जो मथुरा और भरतपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसको भदानक नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की। 1153 में अजमेर में कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको 1194 में मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे जाकर भारत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा, 1206 ईस्वी में उसने तोड़वा दिया और एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस मस्जिद को 2.5 दिन की झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की पहली मस्जिद इसे माना जाता है। डिजाइनर था इसका अबू बकर, इसको 16 खंभों का महल कहा जाता है। और पर्सी ब्राउन नामक इतिहासकार ने कहा है कि इसके पास पंजाब के शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास के जो जनक हैं कर्नल जेम्स टोड, वो कहते हैं कि हिंदू स्थापत्य कला का सबसे प्राचीनतम और परिष्कृत जो नमूना है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ये भी कहते हैं कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीनतम और सुरक्षित इमारत कहीं पर भी नहीं देखी। इसके दरबारी विद्वान थे सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ लिखा। और इसी ललित विग्रहराज ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है कि 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर जो सरस्वती मंदिर है उसके ऊपर इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां उसके ऊपर लिखी हुई है, उसकी दीवारों पर आज भी लिखी हुई है। ठीक है। सोमदेव ने जो ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा उसमें विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की जो राजकुमारी है देसल देवी, उनके मध्य प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। नरपति नाले ने लिखा बिसलदेव रासो, और इसमें हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और बिसलदेव के मध्य क्या थे, प्रेम संबंध थे। और खानदेश उड़ीसा विजय की जानकारी भी प्राप्त होती है। विग्रहराज चतुर्थ नामक जो शासक हुए हैं, चौहान शासक, उन्होंने हरिकेली नामक एक नाटक लिखा संस्कृत का, और इसमें हमें महाभारत काल में अर्जुन और शिव के मध्य जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। और इस हरिकेली नाटक के पश्चात ही जो एक लेखक था किलहॉर्न, क्या नाम था, किलहॉर्न, उसने बताया है कि विग्रहराज चतुर्थ एक ऐसा शासक है एक जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। कालिदास वह किसकी, भवभूति की होड़ कर सकता है, होड़ कर सकने वाला शासक बताया। किसने कहा, किलहॉर्न ने, कि कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है कौन, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। और हरिकेली जो नाटक लिखा विग्रहराज चतुर्थ ने, इसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, तो भारवी की जो रचना है किराता जूनियम से। 2.5 दिन की झोंपड़े की सीढ़ियों की दीवारों पर इसका आधा भाग लिखा हुआ है, आधा भाग ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है उस पर लगा हुआ है। ठीक है। जैन मुनि धर्मघोष के कहने पर इन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाई, विसर्जन झील का निर्माण करवाया, और मृत्यु के बाद में जो शासक बना उसका नाम था एपरा गांगे। ठीक है। और उसके बाद में शासक बना पृथ्वीराज सेकंड 1164 से 1169 तक। इनके बारे में कोई विशेष उपलब्धियां इतिहास में नहीं मिलती हैं। ठीक है। आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे सोमेश्वर। कौन बनेंगे, सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान। तो सोमेश्वर का जो शासनकाल होगा वो 1169 से लेकर 1177, 1169 से 1177 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहेगा, शासनकाल। 1169 में अजमेर के जो सामंत थे उन्होंने अजमेर की गद्दी पर किसको बैठाया, सोमेश्वर को बैठाया। तो ये शासक बनने से पहले जो गुजरात के जो चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, जय सोम नाम था, कुमारपाल अभी हम पढ़ ही रहे हैं, उनका सामंत था, इनका क्या था, सामंत, इनके दरबार में था ये और सामंत का कार्य करता था। कौन, सोमेश्वर चौहान। और इन्होंने
अपने पिता की मूर्ति, पिता नाम था किसका, अर्णोराज, पिता अर्णोराज की मूर्तियां बनवाई। मूर्तियां बनवाई और किसको प्रोत्साहन दिया, मूर्तिकला को। मूर्तिकला को क्या दिया, प्रोत्साहन। उसके बाद में आगे बात आती है कि 1177 ईस्वी में, 1177 ईस्वी में क्या हुआ, आबू का शासक था जैत सिंह। या इस प्रकार से मैं समझाता हूं आपको, जैसे देखिए ये है राजस्थान, इस प्रकार से राजस्थान आपको नजर आता है और यहां पर आपको मिलेगा अजमेर। ये क्या है, अजमेर। अजमेर यहाँ क्या पड़ता है, आबू, यहाँ क्या पड़ता है, आबू, और ये पड़ता है क्या, गुजरात। अब देखिए 1177 में क्या होता है, यहाँ का शासक है जैत सिंह, अजमेर का शासक हो गए कौन, सोमेश्वर, और गुजरात का शासक है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने किसके ऊपर आक्रमण किया, आबू के शासक पर आक्रमण किया, और अजमेर का जो शासक था कौन, सोमेश्वर, इन्होंने फिर किसकी सहायता की, आबू के जैत सिंह की सहायता की, और इससे नाराज हो गया कौन, भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय ने फिर किसकी हत्या कर दी, सोमेश्वर की हत्या कर दी। ठीक है, सोमेश्वर की हत्या किसने की थी, गुजरात के भीम द्वितीय ने। चालुक्य शासक था भीम द्वितीय, इन्होंने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी। कब, 1177 ईस्वी में। ठीक है, और फिर सोमेश्वर का आपको पता है विवाह हुआ था किससे, सोमेश्वर का विवाह हुआ जो अनंगपाल था उसकी पुत्री थी कर्पूरी देवी। कलचुरी नरेश दिल्ली का शासक, नाम था अनंगपाल द्वितीय, उसकी पुत्री थी कर्पूरी देवी। उससे सोमेश्वर का क्या हुआ, विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात इनसे जो संतान पैदा हुई उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, एक का नाम था हरिराज, और एक पुत्री और थी, पुत्री का नाम था प्रथा। ये जानकारी मिलती है। ठीक है, सोमेश्वर का विवाह है कलचुरी नरेश अनंगपाल द्वितीय की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ, और उससे पृथ्वीराज चौहान और हरिराज नामक 2 पुत्र पैदा हुए, एक पुत्री प्रथा का जन्म हुआ। तो 1177 में सोमेश्वर की क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। ठीक है, 1177 में क्या हो गई, हत्या हो गई। तो उसके पश्चात 1177 में आगे जाकर शासक बनेंगे कौन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, चौहान वंश का आगे जाकर शक्तिशाली शासक रहेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इनके बारे में हम जानकारी आने वाली जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, अगली क्लास, उसमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हम चौहान वंश के जो शासक हैं, जो हमने आनाजी, उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर के बारे में इस क्लास में अध्ययन किया है। तो आने वाली क्लास में हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।